नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा किया जा चुका है। नामांकन भी भरा जा चुका है। चुनावी सरगर्मी तेज है, रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री खुद कई जगह रैली ले रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। आपने एक चीज गौर किया इन सब बातों पर कि जब भी भारत में लोकसभा का चुनाव होता है वह गर्मियों के मौसम में ही क्यों होता है, और गर्मियों के मौसम में यदि चुनाव होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक तो बड़ी बात हम ये समझ सकते हैं कि गर्मी का बहुत अधिक मौसम है, बहुत तेज गर्मी है, तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं कई बार मतदान करने के लिए। तो इससे क्या होता है, मतदान का जो प्रतिशत है वह गिर जाता है। इसके अलावा कई लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, सुरक्षा बल के लिए यहाँ पर चुनौती खड़ी हो सकती है, बहुत तरह की बातें हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे पहली बात जो है वह जो कह सकते हैं कि मौलिक प्रश्न यह है, यक्ष प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों। यह चुनाव जो है वह ठंडे के महीने में भी कराया जा सकता है। दिसंबर से आप फरवरी तक चुनाव करा लीजिए, आप अक्टूबर नवंबर में चुनाव करा लीजिए, आप वसंत ऋतु में चलिए चुनाव करा लीजिए, जनवरी फरवरी में इलेक्शन करा लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शन तकरीबन आप देखेंगे अप्रैल के महीने से शुरू होकर जून के आसपास जाएगा और फिर जून में जाके सरकार बनती है। ठीक है, तो कब से यह परिपाटी शुरू हुआ है और क्यों ऐसा हो रहा है, चुनाव आयोग कुछ क्यों नहीं कर पा रही है, सभी समस्याओं को देखते हुए भी वह क्यों विवश है, इन सभी तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, भीषण गर्मी में ही क्यों होते हैं लोकसभा चुनाव। ठीक है, भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अगर चुनाव सुधार की बात करेंगे ना तो कई बार कहा जाता है कि मतदान का प्रतिशत जो है वह क्यों नहीं बढ़ पाता है। तो उसमें एक बड़ी वजह यह भी माना जाता है, समय को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के बात किया जाता है। और फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इन सब चीजों पर हम देखेंगे। देखिए, द हिंदू ने इस न्यूज को कवर किया और बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की है, कई वजहें इसकी ढूंढने की कोशिश की गई है। व्हाई डू इंडियाज लोकसभा इलेक्शन हैपन इन द समर। ठीक है, अब यहां पर हम डिटेल से इन चीजों को देखेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव, आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए यह चुनाव होने वाला है। मतदान जो है अप्रैल महीने से शुरू होने वाला है, जैसा कि चुनाव आयोग ने पहले ही तारीखों की घोषणा कर दी है, और यह जून के महीने तक जाएगा। 4 जून को नतीजा आने वाला है इलेक्शन का कि कौन सी पार्टी विजयी रही और कौन सी पार्टी जो है पराजित रही या विपक्ष में रही। तमाम मुद्दे सामने आएंगे खुल के। 7 चरण में यह होगा, पहले से जान रहे हैं। पहला चरण जो है वह 19 अप्रैल को होने वाला है, और 7वां चरण यानी कि आखिरी चरण जो होगा वह 1 जून को हो जाएगा। यानी कि 4 जून को हम लोग समझ पाएंगे कि फिर से किसकी सरकार जो है इस देश में बनने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की घोषणा क्या हुई है। अब जाहिर सी बात है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात की जा रही है तो यह किस चीज के लिए करेगा, ऋतु के लिए, कि ठंडी का मौसम रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा, बरसात कब पड़ेगी, यही सब काम इस विभाग का है। अभी गर्मी का समय है तो गर्मी के विषय में यह बताया गया है। क्या कहा गया है देख लीजिए, इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। सामान्य से अधिक तापमान की बातें 2 स्तर पर आप देख लीजिए। एक बातें तो यह की गई कि 2024 में, ठीक है, यानी कि 2024 में जो पिछले महीना ले लीजिए, अप्रैल से पीछे आ जाइए, मार्च की स्थिति देख लेते हैं, फरवरी की स्थिति देख लेते हैं, उसके हिसाब से अप्रैल से गर्मी बहुत तेज शुरू हो जाएगी। एक बात तो यह किया जाएगा। दूसरी बात यह किया जाएगा कि 2024 के अप्रैल महीना को आप देखिए, और उसके बाद साथ ही यहां पर सापेक्षता के आधार पर 2023 के अप्रैल महीना को देखा जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो यह देखा जाएगा कि 2023 में अप्रैल महीना में कितनी गर्मी थी, कितना टेम्परेचर रहा था, उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि क्या सामान्य से अधिक 2024 में है। और यही बातें जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में तेज और खतरनाक लू चलेगी। ठीक है, यह बातें कही जा रही है कि लू बहुत तेज चलने वाली है, और कहा जा रहा है कि जो लू देखा जाता है गर्मी के मौसम में कि 2-4 दिन तक चलता है, इस बार कहा जा रहा है कि इसकी अवधि बढ़ सकती है, और इसकी अवधि बढ़कर के 10 से 20 दिन का हो सकता है। देखिए, अप्रत्याशित वृद्धि है लू में। ये लू कहने का तात्पर्य है कि आप समझ सकते हैं एक तरह से पूरा हीट वेव चलना है ना। कोई व्यक्ति इसके चपेट में आ जाए, बहुत सारे व्यक्ति की तो मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे जानवर की मृत्यु हो जाती है, और ये तब होता है जब 2 से 4 दिन तक हीट वेव रहता है। गलती से अगर 20 दिन तक रह गया, या फिर मान लीजिए 10 दिन भी रह गया, तब फिर क्या स्थिति हो सकती है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यह तब हो रहा है जब यह कहा जा रहा है कि चुनाव का मौसम है। अब चुनाव में लोग घर से बाहर निकलेंगे, रैलियां होती है, हजारों लोग रैली में शामिल होते हैं, कार्यकर्ता विभिन्न पार्टी के होते हैं, लीडर जाते हैं, उसके बाद
बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, प्रशासन, सुरक्षा बल, लोग जब मतदान करते जाते हैं लंबी कतार लगी रहती है। अब देखते होंगे घंटों तक लोग इंतजार करते हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाता है, कई जगह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक मतदान होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तय किया जाता है ये सब चीजें। अब यही कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए उस बीच में ये लू का समय आ गया, फिर क्या होगा? तो ये प्रश्न यहां पर जो है बहुत वाजिब प्रश्न हो जाता है। और इन सब चीजों को देखते हुए फिर चुनाव आयोग कुछ क्यों नहीं कर पाती है? हीट वेव यानी लू के लंबे दौर रिकॉर्ड तोड़े जाने की आशंका है। इस बार का जो लू होगा, इस बार की जो गर्मी होगी, वह पिछले तमाम वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। और यहां तक कह दिया गया है कि वर्ष 1952 के बाद लू की दूसरी सबसे लंबी लहर रहने वाली है। यानी कि 1952, अब जरा समझ लीजिए, 1952 कहने का तात्पर्य है यहां पर प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था, प्रथम लोकसभा का चुनाव। और यहां जो है 2024 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है। अब जरा समझ सकते हैं, भारत के अगर आप इस तरह से पूरे राजनीतिक इतिहास में समझना चाहे गर्मी के मौसम को, तो इसी तरह से कुछ समझा जा सकता है। अब जरा समझ रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा विकट समस्या होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर IMD के द्वारा कुछ बातें कही गई है। अपडेटेड सीजनल आउटलुक फॉर हॉट वेदर सीजन, और दिया गया है अप्रैल टू जून 2014 एंड मंथली आउटलुक फॉर अप्रैल 2024 फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर। और यहां पर ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, जरा इसको समझिए। इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि देश भर में गर्मी की जो स्थिति होने वाली है इस वर्ष, वो कैसा रहने वाला है। देखिए, आपको ये जो दिख रहा होगा ये कलर, ये कहता है बिलो नॉर्मल, यानी कि ब्लू जहां दिखेगा, व्हाइट दिखेगा इस पूरे मैप पर, आप समझ लीजिएगा कि गर्मी का मौसम जो है वहां नॉर्मल रहने वाला है, यानी कि टेम्परेचर सामान्य रहेगा। बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां पर चिंता करने की बात यह है कि ये पूरे भारत के मैप में देखिए कि कहां व्हाइट या ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा। देखिए, आप बहुत कम जगह ऐसा ढूंढ पाएंगे, जैसे कि यहां पर। अब ये एरिया जो है, यहां तो चुनाव हो भी नहीं रहा है, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान में अभी क्षेत्र पड़ रहा है। भारत का क्षेत्र है, लेकिन है तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में। ये वाला एरिया देखिए, ये कश्मीर घाटी का है थोड़ा सा हिस्सा। फिर यहां पर भी देखेंगे आप, हिमाचल का थोड़ा सा हिस्सा पड़ जाएगा। हाँ, यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिक्किम में आपको ये नजर आएगा। और 7 सिस्टर्स जो है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में आप देखेंगे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगह पर आपको दिखने मिल जाएगा, नागालैंड में मिल जाएगा, और कुछ जगह आपको असम में ऐसा देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत स्थिति बेहतर नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको झारखंड और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे नॉर्मल सिचुएशन को लेकर कहा जा रहा है कि चलिए यहां तक भी मामला सही हो जाएगा। नॉर्मल की बात करें, जहां पर आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, तो यह भी बहुत कम जगह आपको मैप पर देखने को मिलेगा। अब जरा देखिए, कुछ पहाड़ी राज्यों में और कुछ तटीय क्षेत्रों में, पूर्वी तट, उसमें भी पूर्वी तट की स्थिति देखिएगा, यहां पर मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। एबव नॉर्मल, यानी कि गर्मी जो है कहां जो है रिकॉर्ड तोड़ हो सकती है इस बार। तो देखिए, ये येलो से रेड तक होता जा रहा है। ठीक है, येलो होता जा रहा है, उसके बाद जो है गाढ़ा येलो आप देखेंगे, और फिर रेड हो गया है, यानी कि खतरे की निशान यहां अधिक है। और सबसे पहले अगर येलो ही देखेंगे तो आप देखिए यहां पर यूपी, बिहार की स्थिति देख लेते हैं। अब यहां पर मैं आपको इस गर्मी का जो पूरा मैप बताया गया है, टेम्परेचर कैसा रहने वाला है, इसको पॉलिटिकल सिनेरियो में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे बिहार में 40 लोकसभा के सीट है, और उत्तर प्रदेश, दो बड़ा स्टेट यहां पर, उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा का सीट है। कुल मिलाकर के आपको यहां पर 120 सीट हो गया। अब 120 सीट अपने आप में ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। कहते हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता पर किसी को बैठना हो तो पटना और लखनऊ होकर के उसे गुजरना होता है। हम देख भी रहे हैं, आप प्रथम लोकसभा चुनाव से देख लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा अधिकांशतः प्रधानमंत्री जो है इसी क्षेत्र के रहे हैं, या फिर इसी क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते आए हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में जरा गर्मी की स्थिति देख लीजिए, आपको एबव नॉर्मल दिखने वाला है। और इस क्षेत्र की आबादी पर जरा हम गौर करते हैं, 80 लोकसभा का यहां पर है, और तकरीबन यहां पर अगर आप आबादी के हिसाब से बात करेंगे तो 25 करोड़ के आसपास आबादी उत्तर प्रदेश की बताई जाती है। और बिहार की अगर बात करेंगे तो यहां पर तकरीबन 15 करोड़ के आसपास है। यानी कि भारत के 140 करोड़ आबादी को दे लें तो 40 करोड़ आबादी तो इसी दो स्टेट में है। और यहां इलेक्शन जो है वह लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है,
वह अप्रैल से शुरू होकर के लास्ट जून तक जाने वाला है। और गर्मी की स्थिति देख लीजिए इस जगह की, यही हालात आपको तकरीबन जो है मध्य भारत में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, आप महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, आप यहां पर गुजरात की स्थिति देख लीजिए, आप यहां पर पंजाब की स्थिति देखिए, ठीक है, कर्नाटक केरल में भी दिखने को मिल जाएगा ये सब चीजें। तो कहा जा रहा है कि समस्या बहुत ज्यादा विकराल होने वाला है और इस स्थिति में लोग जो है हजारों लोग घर से बाहर निकलेंगे। यहां पर यह भी गौर करने वाला है कि इसमें दिव्यांग व्यक्ति भी जाएंगे चुनाव में वोट डालने के लिए, रैली में शामिल हो जाएंगे, बच्चे भी रैली में जाते हैं, महिलाएं भी जाती है, वृद्ध व्यक्ति जाएंगे। तो फिर किस तरह की स्थिति यहां पर होने वाली है, और यही इतनी ही स्थिति खतरनाक उन नेताओं के लिए होने वाला है जो कि रैली करने वाले हैं भीषण गर्मी में, ठीक है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है आईएमडी के द्वारा, और इसी बात को जोड़ करके ये रिसर्च किया गया है कि स्थिति में किस तरह से चुनाव आयोग जो है अपनी तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अब इसने क्या किया है, इस प्राधिकरण ने यानी कि एनडीएमए ने चुनाव आयोग को कुछ सलाह दिया है इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा की स्थिति यदि हो जाए तो प्रबंधन करने का प्राधिकरण है। अब गर्मी यदि इतनी ज्यादा हो जाए कि वही आपदा का रूप ले ले, जरा सोच सकते हैं, उस स्थिति में यह विभाग जो है पहले ही सलाह दे रहा है चुनाव आयोग का कि देखिए आप ही ये काम करवाने वाले हैं, तो पहले से ही समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि 44 दिनों तक चलने वाली चुनावी प्रक्रिया से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। ये एक लाइन में सलाह दिया गया है, लेकिन इसका मतलब काफी व्यापक है। देखिए 44 दिनों की बात कही जा रही है, काफी लंबी अवधि है, और उसमें जो है बहुत ज्यादा लोग बाहर निकलने वाले हैं घरों से, ठीक है। सरकार अमूमन देखते होंगे, विभाग के द्वारा अमूमन कहा जाता रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कहा जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है कि लू के समय लोग घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, है ना, ठंडा पानी पीते रहें, सूती कपड़े पहने, विभिन्न तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां तो चुनाव आयोग कहेगी लोगों से कि आप घर से बाहर निकलें, मतदान करने आए, है ना। अब वहां पर जो व्यवस्था है उसमें तो घंटों लाइन लगना पड़ेगा। यहां पर तो नेता आह्वान करेंगे, विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को कहेंगे चलिए हमारे नेताजी आए हैं, रैली में भाषण सुनने चलिए। अब इस स्थिति में जरा सोच सकते हैं कि द्वंद्व फंसा हुआ है, एक तरफ जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच में, दूसरा जो है चुनाव आयोग के बीच में। यहां पर द्वंद्व की स्थिति दो अलग अलग विभाग में हो जाएगी, जहां एक विभाग जो है वो लोगों के स्वास्थ्य और उनके जानमाल को लेकर के परेशान है, वहीं दूसरे विभाग को यह भी देखना है कि इलेक्शन भी कराना है और लोग स्वस्थ भी रहे। तो यही बातें इस बार कही जा रही है कि इस बार का जो चुनाव है वह दूसरे दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और वह है ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से। लोकसभा चुनाव गर्मियों के कारण वोटिंग का परसेंटेज प्रभावित होता है, यानी कि वोटिंग परसेंटेज जो है वह गिर जाता है। जाहिर सी बात है, गर्मी है, लोग नहीं जा पाते हैं या फिर लू वगैरह के डर से नहीं जाते हैं। तापमान का स्तर बढ़ने के कारण मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। किस हिसाब से, जरा देखिए, वर्ष 2004, 9, 14 और 19, ये जो है आप ये देख रहे होंगे, ये जो ईस्वी है, इस ईस्वी में लोकसभा का चुनाव हुआ है। हमारे यहाँ आप जानते हैं 5 साल का जो है वह टर्म होता है लोकसभा का, उसके बाद ही चुनाव होता है। तो 4 के बाद 9 में हुआ, 9 के बाद 14 में, फिर 19 में, और अब 24 में होने वाला है। यहां पर कहा जा रहा है कि मतदान की जो प्रतिशत है उसमें गिरावट देखी गई है, जबकि आप समय के साथ देखेंगे 2004 की स्थिति देखिए। देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आप चीजों को बहुत गहराई से पढ़ने की आदत डालिए। डेटा को अगर देखें तो उस डेटा को विभिन्न आयामों के माध्यम से एक्सप्लेन कीजिए, तब जाकर के आप में आपकी पर्सनैलिटी उस तरह से ग्रूम हो पाएगी, या आप जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। अब यहां पर कहा गया 2004। अब देखिए 2004 में क्या सोशल मीडिया आया था इस स्तर पर जैसा कि आज है 2024 में? 20 साल पिछले चले जाइए, 20 साल पीछे अब चले जाइए, तो इस तरह की स्थिति नहीं थी। लोगों के पास, इतने लोगों के पास हर घर में मोबाइल भी नहीं होता था, हर हाथ में मोबाइल नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं होता था, इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था, सुलभ नहीं था। लेकिन आज तो स्थिति बदल गया है। लेकिन समय के साथ स्थिति बदला है और चुनाव आयोग जो है हर हाथ तक पहुंच चुकी है, यानी कि हर मोबाइल तक पहुंच चुकी है, लोगों को जागरूक कर रही है, अखबार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, है ना, जागरूक किया जा रहा है और कह रहा है कि आप मतदान करने आइए। लोग भी शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है। तो इन सब का आउटपुट क्या निकलना चाहिए था? आउटपुट तो यही निकलता ना कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता, ठीक है।
एक साधारण आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी इतनी सारी बातें आप बता देंगे और फिर कहेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो वो कहेगा हाँ जनाब यहाँ पर वोटिंग बढ़ जानी चाहिए थी, है ना। फिर इस देश में के अधिकांश लोग वोटिंग करने जाते, लेकिन हुआ है इसका उल्टा, बल्कि वोटिंग परसेंटेज जो है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। अब यहां देखिए वर्ष 2019 के चुनाव में देखेंगे, पहले चरण में मतदान अगर आप देखेंगे तो 69.5% है, ठीक है, मान लेते हैं 70% के आधार, और अंतिम चरण में यह गिर करके हो गया है 64 यानी कि 65% हम मान लेते हैं इसको तकरीबन। ये यानी कि अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है 5% का फासला यही देखने को मिल जाएगा केवल एक लोकसभा चुनाव में 2019 की स्थिति को लेकर के। अब यही बातें की जा रही है, जिस वक्त ये पहला चरण हुआ होगा और अंतिम चरण हुआ होगा तो क्या डिफरेंस रहा होगा, यही जो है मंथ आगे बढ़ा होगा। जून जुलाई का यहाँ पर मई जून का समय आया और गर्मी तेज हुई, लोग घर से निकलना बंद कर दिए। तो इसका प्रभाव कहां पे पड़ रहा है? मौसम का प्रभाव जो है हमारे राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, हमारे लोकतंत्र पर पड़ रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ रहा है। मामला समझ में आ गया किस तरह से? देखिए मौसम जुड़ गया जाकर के राजनीति से। अब इस तरह से आपको एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट इतनी गहराई से चीजों को समझना होगा। तो इसके आधार पर यह यक्ष प्रश्न तो है कि लोकसभा इतनी गर्मी में क्यों होता है और बदलाव क्यों हुआ और कैसे हुआ, कब से हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है, देखते हैं। बीते लोकसभा चुनावों की समय रेखा सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो देखिए उस वक्त जो है चुनाव होकर के प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हुए थे या मंत्रिपरिषद नहीं हुआ था। आप जानते हैं इस चीज को। पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था, है ना। 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हमारा हुआ। तो उस वक्त जब चुनाव हुआ था तो यह चुनाव फरवरी के महीना में संपन्न हो गया था। ध्यान देना है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फरवरी के महीना से इसकी शुरुआत हुई थी, संपन्न हो गया था पूरी तरह से चुनाव। अब फरवरी का महीना हमारे यहाँ क्या होता है? वसंत ऋतु का समय होता है, और वसंत से बेहतर ऋतु तो कुछ और होता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ना उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी, ना बहुत ज्यादा ठंड, बहुत अच्छा मौसम होता है घर से बाहर निकलने के लिए। तो ये बहुत अच्छे समय में हुआ था। शुरुआती चुनाव सामान्यतः फरवरी और मार्च के महीनों में संपन्न हो जाते थे, है ना। लोग होली खेलते हुए मतदान वगैरह कर लेते थे और होली खेलते खेलते बसंत जाते जाते जान जाते थे कि नई सरकार कौन सी आ रही है, ठीक है। फरवरी 1962 में 7 दिवसीय मतदान चक्र हुआ, यानी कि 7 दिनों का वो चलता रहा। मार्च 1971 में 9 दिवसीय चक्र हुआ। जनवरी 1980 में 3 दिवसीय चला। अब यहां पर क्या हुआ समय के साथ कि राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और इसके अलावा एक अलग तरह की राजनीति देखी गई। लंबे समय तक कांग्रेस का एक छत्र रात रहा था। भारतीय लोकतंत्र पर देखेंगे, भारत के शासन प्रशासन पर देखेंगे, लेकिन समय के साथ चीजें बदली और यहां पर फिर क्या हुआ कि अल्पमत में सरकारें आने लग गई। तो फिर यहां से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई, और गठबंधन की राजनीति की जब शुरुआत हुई तो 5 साल का जो टर्म पूरा करना था एक गवर्नमेंट को लोकसभा चुनाव होने के बाद, यह गवर्नमेंट कभी 3 साल में ही गिर जाती, कभी 2.5 साल में, तो कभी 2 साल में। इसमें क्या हो गया कि जो अवधि था वह प्रभावित हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि फरवरी मार्च के महीने में हो जाता था, तो अगले 5 वर्ष बाद जो है वह मार्च और फरवरी में होना था। लेकिन हुआ क्या, 3 साल बाद जब यह सरकार गिरी तो उस वक्त जो समय रहा होगा वह अप्रैल का समय रहा होगा। उस वक्त से फिर इलेक्शन कमीशन ने तैयारी वगैरह शुरू किया होगा और फिर यह चुनाव जो है वह मई जून में चला गया होगा। मामला समझ में आ गया? यानी कि यह जो राजनीतिक अस्थिरता है वह कहीं ना कहीं इसके लिए भी जिम्मेदार है। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद समय रेखा पूरी तरह से बदल गया। इस वर्ष दिसंबर में समय से पहले चुनाव हुए थे, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता एक वजह है। अब जरा सा हम इस चार्ट को देखेंगे, इसके माध्यम से समझेंगे। इसमें क्या है, प्रथम लोकसभा चुनाव से लेकर के और अभी तक की स्थिति को हम देखेंगे, यानी कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कब होने वाला है? इसी साल 2024 में। तो हम यहां से 1952 से लेंगे। 1952 में प्रथम था। चलिए तैयार हैं आप समझने के लिए? यहां पर जो है आपको मंथ दिया गया है और यहां पर ईयर दिया गया है। ये मामला समझ में आ गया? और ये जो आप देख रहे होंगे इस तरह से एक आयत, ये बता रहा है कि कब से कब तक चुनाव हुआ था, किस महीना से किस महीना तक। मैं बता देता हूं, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। देखिए 1951-52 में, यानी कि प्रथम लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, इसकी शुरुआत जो है आप कह सकते हैं कि अक्टूबर महीना के
उत्तरार्ध में हुआ था, यानी कि अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला था, नवंबर शुरू होने वाला था, उसी समय से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और फरवरी के प्रथम सप्ताह जाते जाते यह चुनाव जो है वह संपन्न हो गया। यही यहां पर बता रहा है चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। 52 के बाद 57 में चुनाव होना था, 5 साल बाद, ठीक है, यहाँ 5 साल का गैप आपको दिख भी रहा होगा। उस वक्त जो चुनाव हुआ था वह देखिए, अगर फरवरी में यहाँ हुआ था तो लगभग वही स्थिति है। यहाँ फरवरी के फर्स्ट वीक में जाकर के इलेक्शन खत्म होता है, तो उस हिसाब से सेकेंड वीक में गवर्नमेंट बना होगा, तो उसी हिसाब से देखेंगे तो यहां पर अगले 5 वर्ष बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया भी चुनाव आयोग ने शुरू किया होगा। तो यहां पर आप तकरीबन देखेंगे 1957 में आपको फरवरी के उत्तरार्ध में, यानी कि फरवरी का जो आखिरी सप्ताह है वहां से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि मतदान होना शुरू हो गया, ठीक है। और यह कब तक चला, तो मई आधे तक ले लीजिए, तो थोड़ा सा मामला यहां आगे बढ़ गया। फिर 62 में आप देखेंगे तो यह समय अवधि कम कर दिया गया था, तो यह तकरीबन आपको फरवरी में ही खत्म हो गया। 67 में देखेंगे फरवरी में हो गया, 71 में मार्च में हो गया, 77 में मार्च में हो गया, 80 में फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो वह जनवरी में ही हो गया। उसके बाद यहां से चीजें प्रभावित हुई 84 से लेकर के 85 तक। अब यहां से चीजें क्यों प्रभावित हुई यह हमें समझना है। यहां पर इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, उस वक्त वो प्रधानमंत्री पद पर थी, और जब वो प्रधानमंत्री पद पर थी, हत्या हो गई थी, तत्काल में सरकार में तो आ गए थे, लेकिन समय के साथ फिर जो है राजनीतिक अस्थिरता हो गई और फिर इलेक्शन वगैरह कराने की जरूरत पड़ी। तो 84-85 में आप देखेंगे यह मामला जो है आकर के यहां तक पहुंच जाता है, यानी कि अगले साल दिसंबर और जनवरी के समय पे आता है। उसके बाद जो है यह चीजें आपको देखने को मिलेगा 89 में अगर आप बढ़िए तो यहां पर यह दिसंबर में देखने को मिलेगा। 1991 में यहां से यह दौर शुरू होता है जब गठबंधन की सरकार आने लग जाती है, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता जो है 90 के दशक में भारतीय राजनीति में चरम पे देखने को मिलता है। 10 साल की अवधि में 5 प्रधानमंत्री बदल चुके होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा कितनी जल्दी जल्दी विघटित हो रही थी, चुनाव की आवश्यकता हो रहा था, ठीक है। 1991-92 में अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा आपको बताएगा कि ये चुनाव जो है वह जून जुलाई के आसपास चला गया, मई जून जुलाई में। 96 में ये मामला अगर आप देखेंगे तो यह जो है वह भी मई की स्थिति में देखेगा। अब देखिए 2 वर्ष बाद ही फिर से लोकसभा चुनाव हो गया। 98 में ये मार्च में चला गया, फिर अगले साल लोकसभा चुनाव हो जाता है 99 में। अब ये मामला फिर से यहां पर सितंबर अक्टूबर में पहुंच गया, और 2004 से यहां से मामला समझ लीजिए, ये 2004 में जब इलेक्शन होता है, ठीक है, तो यहां से कुछ एक जैसा ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर जो है देखने को मिला है 2004 में कि यह जो है मई के महीने से ये मामला शुरू होता है, तकरीबन जो है मई के आधे या जून के फर्स्ट वीक तक जाता है, और ये चीजें तकरीबन अगर आप देखेंगे 2004 के बाद तो 2009 में, 14 में, 19 में और 24 में ये चीजें आपको देखने को मिलेगा कि ये मामला तकरीबन जो शुरू होता है वह अप्रैल के महीने से होकर के वह जून तक का जाता है, जून के फर्स्ट वीक में चला जाता है, आधे अप्रैल से जून के फर्स्ट वीक में। ये चीजें आपको जो है 2004 से लेकर के 2024 के जनरल इलेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह क्या रही है, एक तो जो है राजनीतिक अस्थिरता, हमने पहले भी उसकी चर्चा किया है, आपको बताया भी इसमें मैंने, और दूसरी बड़ी वजह क्या है, वह गठबंधन की सरकार। अब देखिए राजनीतिक चीजों का किस तरह से प्रभाव जो है वो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। अब यहां पर इसी चीज को बताया है कि वर्ष 1991 में जून में मतदान हुआ, वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी यहां सरकार जो है वह गिर गई थी। नए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बजट पारित करने में असमर्थ रहे। अब जाहिर सी बात है सरकार बजट ही नहीं पारित करा पाएगी, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा, तो सरकार रहने का कोई मतलब नहीं है, वो सरकार स्वतः गिर जाएगी। यह चक्र जो है 1998 में अस्थायी रूप से सही हुआ, यानी कि ये जो मैंने कहा था पहले ही कि ये 10 साल का जो समय अवधि रहा था उसमें काफी सरकारें गिरी। यहां जो है वर्ष 2004 से चुनाव समय बदल गया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा ने संसद को भंग करने और जल्दी चुनाव कराने का फैसला लिया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में चुन के आए, और 2004 में जब इलेक्शन होना था उन्हें लगा कि हमारी पार्टी बेहतर स्थिति में है ना, शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया, और जब इलेक्शन होना था उससे पूर्व ही उन्होंने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी और कह दिया कि चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद ही देखेंगे तो इस पूरे समय अवधि में परिवर्तन
परिवर्तन देखने को मिल गया। अप्रैल और मई के बीच 21 दिनों में 4 चरणों में उस वक्त चुनाव हुआ। तब से लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने लगा, जो कि हमने उस ग्राफ में भी देखा था। संविधान में लोकसभा चुनाव की तारीखों से संबंधित प्रावधान क्या क्या कहा गया देख लीजिए। ये अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अनुच्छेद 83(2) के तहत लोकसभा पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि लोकसभा जो है 5 साल तक हमारा रहता है, उसके बाद ही भंग होता है यदि किसी तरह का राजनीतिक संकट ना आए, ठीक है, विघटन वगैरह ना हो, यदि सदन का विघटन नहीं होता है। मतदान की तारीखें चुनाव आयोग द्वारा तय की जाती है। हमने अभी देखा कि जो राजीव जी हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने बताया कि 7 चरण में चुनाव होने वाला है, अप्रैल से शुरू होकर के 1 जून तक जाएगा, 4 जून तक इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा। ये सारी जो है चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। तारीखें पिछली लोकसभा के विघटन के बाद ही निर्धारित की जाती है। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग मतदान तिथियां और अवधि तय करने में निम्न बातों का ध्यान रखता है। जाहिर सी बात है, जब चुनाव आयोग तारीखों को अनाउंसमेंट करता है, कुछ चीजों का ध्यान रखता है। जैसे कि एक उदाहरण तो आप लोग को दे देता हूं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप इस बार तो भुक्तभोगी हैं। आपका जो इस बार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला था वह 26 मई को होने वाला था, है ना। लेकिन लोकसभा चुनाव की जैसे ही घोषणा की गई, आपका जो ये एग्जाम बढ़कर के है वह कब चला गया, 16 जून को, और रिजल्ट कब आने वाला है, 4 जून को। यानी कि जब रिजल्ट वगैरह आ जाएगा उसके बाद जो है आपका एग्जाम होने वाला है। मामला समझ में आ गया। 20 दिन आपके परीक्षा को यूपीएससी ने बढ़ा दिया था। अब यही बातें यहां पर कहा जा रहा है। चुनाव आयोग जब तारीख तय करती है तो विभिन्न बातों का ध्यान रखती है कि कोई फेस्टिवल तो नहीं आ रहा है, परीक्षा के कार्यक्रम को देख लेती है, धार्मिक त्योहारों को देखती है, सार्वजनिक छुट्टियां आ रही है। भारत का आकार प्रकार कहने का मतलब है भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे ना तो अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है। कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं पर मैदानी इलाका है, कहीं जंगल है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो चुनाव आयोग को काफी जो है मशक्कत करना पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रीय जलवायु वगैरह आदि ये सब चीजें देख करके चुनाव आयोग द्वारा इन सब चीजों को तय किया जाता है। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव इतनी गर्मी में क्यों हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात वही कि 2004 में पहले ही समय से पहले लोकसभा को भंग कर दिया गया था, वहीं से कह सकते हैं समय चक्र जो है वह बदल गया था। और इस वर्ष जो है चुनाव आयोग की घोषणाओं में थोड़ी देरी भी हुई। उसके अन्य कारण हो सकते हैं जैसे कि होली, बैसाखी, तमिल नववर्ष, ये सब चीजें जो है ये त्योहार वगैरह के कारण जो है यह चक्र जो है इस बार जून तक जाकर के पहुंच जाता है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ये मानती है, मौसम विभाग ने जिस तरह से बताया है और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिस तरह से बताया है कि भाई आपको संभल करके काम कराना होगा, नहीं तो स्थिति विकट हो सकती है। 10 से 20 दिन तक का लू का इस बार सीजन होने वाला है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने विभिन्न तरह की सुविधाएं दी है, विभिन्न तरह की व्यवस्था की है। यदि आप राजीव कुमार जी जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, उनका प्रेस विज्ञप्ति पूरा जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दिया था, यदि आप पूरी तरह से सुनेंगे, वो 1 घंटे के आसपास का था, तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं बातों को एड्रेस किया था। अब क्या क्या कहा था, राज्य को हीट स्ट्रोक के बारे में जागरूक करें। जिस जिस राज्य में जब जब चुनाव होने वाला है वहां से पहले ही ये चीजें पता होना चाहिए। मतदान केंद्र भूतल पर स्थापित किए जाएं, बहुत मतलब ऊपर नहीं। अब ये कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए ये गाइडलाइंस है, ये बताया गया, लेकिन आप इससे क्या निकालेंगे। जाहिर सी बात है, भूतल पे मान लीजिए 4 फ्लोर है और 4th फ्लोर पे मतदान होता है तो गर्मी यहां अधिक पड़ेगी। लेकिन अगर 1st फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे होता है तो जाहिर सी बात है यहां पर टेम्परेचर कम रहेगा। तो यहीं से आपको बिटवीन द लाइन स्टडी करने आना चाहिए। मतदानों को अस्थायी आश्रय व्यवस्था किया जाए, मतलब बहुत ज्यादा जहां गर्मी हो रहा है तो आप अस्थायी तौर पे कहीं और उसको शिफ्ट कर लीजिए, ऐसा भी कहने की बात की गई। पीने का पानी गर्मी को देखते हुए कहा गया है। महिलाएं बच्चों को मतदान केंद्रों पर लाने से बचे। महिलाओं को कहा गया, चूंकि वो तो वोटिंग डालने आएगी, घर में बच्चे भी हैं, तो कहा गया कि भाई आप तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है आपकी वो मजबूत है, बच्चों को लाने से बचिए, नहीं तो हीट वेव का शिकार वो हो सकते हैं। मतदाताओं को तौलिया लाने को कहा गया, पसीना वगैरह जो है उससे काम चल जाएगा तौलिया से। मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा ना करनी पड़ी। अब इसके लिए चुनाव आयोग को देखिए यहां पर मशक्कत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो क्या करना पड़ेगा, बूथ तैयार करना पड़ेगा। बूथ की संख्या में भारी बढ़ोतरी यहां पर जो है चुनाव आयोग को करनी पड़ेगी ताकि 2 किलोमीटर के आसपास ही हो। जिसके लिए आप देखते होंगे जो सरकारी स्कूल वगैरह होता है या प्राइवेट स्कूल भी, वहां पर भी चुनाव आयोग जो है वह बूथ के लिए ले लेती है उस चीजों को। पैरामेडिकल स्टाफ हीट स्ट्रोक दवाओं और ORS पैकेट के साथ जाएं,
ठीक है, यह बातें भी यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो यह प्रश्न बहुत दिलचस्प था निश्चित तौर पर, और द हिंदू ने काफ़ी अच्छा रिसर्च भी इस पर किया, पूरे डेटा के साथ लाया है। और ये सब चीज़ें जो है, देखिए ये टॉपिक एक तो है कि आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, और खास करके ये एस्से का टॉपिक हो सकता है, या फिर इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी दिलचस्प ये टॉपिक था। संभावित प्रश्न क्या हो सकता है, प्रीलिम्स के स्तर से देखते हैं। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतदान की तिथियां सरकार द्वारा तय की जाती है। कीवर्ड मैं बताते चलता हूं। चुनाव की तिथियां लोकसभा के विघटन के पूर्व ही निर्धारित की जाती हैं। सदन का विघटन नहीं होने पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 82 इसके कार्यकाल से संबंधित है। ये 4 यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है। कौन सा कथन सही है? कोई एक ही सही होगा। जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या चुनाव आयोग को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को कोशिश करनी चाहिए कि चुनाव की व्यवस्था जो है सर्दियों के मौसम में करें, और सबसे बेहतर है कि वसंत ऋतु में कर लें? अगर ऐसा किया जाता है तो यहाँ पर सबसे अहम बात जो है, मतदान प्रतिशत जो है उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। अधिकांशतः लोग जो है वो यात्रा करके एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, ठीक है, और वहां जाकर के वोटिंग भी कर सकते हैं, या जिस शहर में रहते हैं घर से बाहर निकल के अगर घंटों इंतजार भी करना है तो उसके लिए भी उत्साहित हो पाएंगे और वोटिंग कर पाएंगे। दिव्यांग व्यक्ति हो, वृद्ध हो, महिलाएं हो, इन सब लोगों को तकलीफ नहीं होगा। तो इसके लिए क्या सरकार को प्रयास करने चाहिए, और खास करके चुनाव आयोग को क्या प्रयास करने चाहिए? आपके जो भी अनुभव हैं, आपके जो भी विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।